चलिए तो शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक जो है हम लोग का वो पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया है, ठीक है। मतलब आज़ादी के बाद का भारत, ठीक। आज़ादी तक के सभी टॉपिक लगभग ख़त्म हो चुके हैं और आज से जो बात करने जा रहे हैं वो पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया है। मुश्किल से 5-6 क्लासेस होते हैं इसके, वैसे तो ज़्यादा होते हैं ना, यहाँ के हिसाब से 5-6 हैं, उससे हमें ख़त्म करना है, इसको अंत करना है उसका। तो कुछ चीज़ों को जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, कुछ चीज़ों को स्किप भी करना पड़ेगा, लेकिन ऐसी चीज़ें बिल्कुल स्किप नहीं करेंगे जो आपके काम की। हाँ अभी देखते बात देखते हैं आगे क्या होता है क्या नहीं होता। फिलहाल अभी जो पढ़ा रहा हूँ उस पर ध्यान। वर्ड यहाँ पूरा सिलेबस है, पूरा सिलेबस है। इतिहास तो एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, वर्ड, पोस्ट इंडिपेंडेंस नहीं हो जाएगा। अभी उसके 2 क्लास लिए थे मैंने शुरू में, फिर उसके बाद में मॉडर्न लेना शुरू कर दिया। वो होगी अभी बाद में वापस कोशिश करेंगे कि जितनी चीज़ें हैं वो जल्द से जल्द आपकी खत्म हो जाए, जिससे आपका पीसीएस का एग्ज़ाम आ रहा है, जिन लोगों ने भरा हुआ है उनके लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगा, है ना। उस समय तक आपकी पॉलिटी, ज्योग्राफी और हिस्ट्री 3 सब्जेक्ट तो बहुत आसानी से खत्म हो चुके होंगे, पूरे कंप्लीट खत्म हो चुके होंगे। और 3 सब्जेक्ट का मार्जिन आप अगर समझो तो आप एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो अगर आप कायदे से उसके मार्जिन देखो। प्लस करंट अफेयर्स और ऐड करने रहते हैं इसके अंदर, है ना। तो इसके बाद साइंस एंड एनवायरनमेंट जैसे सब्जेक्ट बच जाते हैं, वो भी आप अपने आप से घटना चक्र वगैरह से कर सकते हो, इतना ज़्यादा कोई है नहीं। लेकिन जो बल्कि 3 सब्जेक्ट्स हैं वो 3 सब्जेक्ट आपके यही है और तीनों सब्जेक्ट चल रहे हैं, पीसीएस से पहले खत्म हो जाएंगे, है ना। तो लगभग सारी चीज़ें खत्म हो ही जाएंगी। तो जो लोग भी पीसीएस दे रहे हैं उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है और जो लोग क्लासेस कर रहे हैं सारे के सारे उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो इसीलिए जितनी भी चीज़ें मिल रही हैं सब कवर करो। पोस्ट इंडिपेंडेंस की अगर बात करते हैं तो ये कोई प्रीलिम्स का टॉपिक नहीं है। अगर हम इसकी ओवरऑल बात करें तो प्रीलिम्स में काउंट नहीं होगा। लेकिन पिछले कुछ समय से क्या हुआ है कि यूपीएससी हो चाहे पीसीएस हो, उसने एक आध क्वेश्चन पोस्ट इंडिपेंडेंस के डालना शुरू कर दिए, है ना। तो वो कहीं एक आध क्वेश्चन पूछ लेगा। तो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे इसको थोड़ा बहुत कि कहीं एक आध क्वेश्चन भी अगर आ जाए तो वो आपका कवर हो जाए। और दूसरी चीज़ मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक आध क्वेश्चन तो आता ही आता है, फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड या नेहरू की पॉलिसी से रिलेटेड या फिर पार्टीशन वगैरह से रिलेटेड। हाँ, इससे पोस्ट इंडिपेंडेंस से क्वेश्चन आता है। तो मेंस में तो है इसका मार्जिन ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल प्रीलिम्स के लिए हम लोग इस चीज़ को कवर करेंगे और मेंस साथ में लेते हुए चलेंगे। दोनों चीज़ें लगभग साथ में लेंगे क्योंकि जैसा चल रहा है ट्रेंड उस हिसाब से चीज़ों को देखना जरूरी है। तो देखिए पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया और पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया के अंदर कई सारे टॉपिक्स हैं जो हमको 1 बाय 1 कवर करने हैं। हर एक टॉपिक को देखेंगे कौन कौन से टॉपिक्स हम लोग कवर करने वाले हैं। उन टॉपिक्स में एक एक टॉपिक करके पढ़ना है। जैसे एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट इसके अंदर है, जो पहला ही टॉपिक है इसका, वो है राष्ट्र का निर्माण की प्रक्रिया क्या थी और इस समय में कौन सी चुनौतियाँ थी जो राष्ट्र के सामने इस समय में आई थी। आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो कि इस समय भारत आज़ाद हुआ है 1947, नई आज़ादी है और आज़ादी के दौरान राष्ट्र का निर्माण होगा, राष्ट्र का निर्माण होना शुरू होगा। और जब राष्ट्र का निर्माण होना शुरू होगा तो उसकी एक प्रक्रिया होगी। उस प्रक्रिया को पढ़ना है हमें कि क्या क्या प्रोसीजर फॉलो किए जा रहे थे इस समय नेशन की बिल्डिंग को लेकर और हमें क्या क्या चैलेंजेस इस समय में फेस करने पड़ रहे थे उसकी वजह से, ठीक है। अब देखिए इसके लिए 12th क्लास की बुक आती है। अगर आप सोर्सेज की बात करोगे तो सोर्सेज में बस वो 12th क्लास की बुक पढ़ लेना। पॉलिटी की बुक है वो, ठीक है, हिस्ट्री की बुक नहीं, ठीक है, पॉलिटी की बुक है। और पॉलिटी की बुक 12th क्लास की ध्यान रखना। 12th क्लास में पॉलिटिकल साइंस की एक किताब है जो आपको पढ़नी है एनसीईआरटी की, ठीक है। 12th की एनसीईआरटी की पॉल साइंस की आपको किताब पढ़नी है इसके लिए, जो सफिशिएंट होगी पोस्ट इंडिपेंडेंस के लिए, ठीक है। इतना ही उसमें काफ़ी है, अगर आप इसके लिए बुक पढ़ लेते हो बहुत सफिशिएंट है। बाकी क्लास के अंदर सारी चीज़ें मैं बता ही दूँगा। अब पॉलिटी की बुक क्यों पढ़नी है हिस्ट्री के लिए हमें, तो मैं ये बता दूँ आपको कि इतिहास पॉलिटी का कनेक्शन बहुत ही पुराना है, ठीक है। और इतना कनेक्शन है इसका कि आपस में लगभग सभी चीज़ें एक दूसरे से मर्ज होती दिखाई देती है, ठीक है। अब हम पोस्ट इंडिपेंडेंस पढ़ेंगे तो आज के क्लास के अंदर आप हिस्ट्री भी पढ़ने वाले हो, ठीक है। आज ही के क्लास के अंदर आप पॉलिटी भी पढ़ने वाले हो। आज ही के क्लास के अंदर मैं आपको ज्योग्राफी भी पढ़ाने वाला हूँ और आज ही के क्लास के अंदर आपको इकोनॉमी भी पढ़ाने वाला हूँ। 4 टॉपिक्स ऑलरेडी कवर्ड होते हैं इसके अंदर, ठीक है। मतलब पोस्ट इंडिपेंडेंस का मतलब है इन 4 चीज़ों को एक साथ पढ़ना, ठीक है। अब एक साथ पढ़ने का मतलब पॉलिटी का पूरा सिलेबस नहीं पढ़ा हुआ है ना। पॉलिटी के कुछ एलिमेंट्स हैं जो इसके अंदर आते हैं, वो एलिमेंट्स पढ़ने हैं। इकोनॉमी के कुछ एलिमेंट्स हैं जो इसके अंदर आते हैं, वो भी पढ़ने हैं।
ज्योग्राफी के कुछ एलिमेंट्स से टेरिटोरियल बाउंड्रीज वाउंड्रीज का डिस्कशन होता है, वो सब चीज़ें होती हैं, वो भी देखेंगे साथ साथ में, ठीक है। तो ये सब कुछ एलिमेंट्स हैं जो सारे के सारे एलिमेंट्स यहाँ पे हमको पढ़ने हैं। पोस्ट इंडिपेंडेंस इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए कि आप आगे चल के अगर IR पढ़ोगे, IR आपको समझ ही नहीं आएगी जब तक आपने ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। इंटरनेशनल रिलेशन बहुत मार्जिन है दोनों में, प्रीलिम्स में और मेंस में भी। लोगों को लगता है कि प्रीलिम्स में तो IR आता ही नहीं है, अंतरराष्ट्रीय संबंध, लोगों को लगता है प्रीलिम्स में नहीं आता है। अभी रिसेंटली 3 से 4 साल हो गए, एवरेज नंबर ऑफ क्वेश्चन 17 है प्रीलिम्स में, सिर्फ प्रीलिम्स में 17 क्वेश्चन सिर्फ IR से पूछा। अब आप बताइए सबसे ज्यादा मार्जिन अगर देखा जाए तो प्रीलिम्स में IR का ही दिख रहा है ना, और लोगों को लगता है कि ये मेंस का सब्जेक्ट है ना। तो इसीलिए आपको मेंस में IR को तैयार करने के लिए प्रीलिम्स की तैयारी बहुत ज़रूरी है कि 17 क्वेश्चन लगातार अगर पूछे जा रहे हैं तो IR बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है प्रीलिम्स और मेंस के लिए। और उसका पूरा का पूरा फाउंडेशन डिपेंड किस पे करता है, इसके ऊपर, पोस्ट इंडिपेंडेंस पर, ठीक है। ये पोस्ट इंडिपेंडेंसी है कि जवाहरलाल नेहरू के समय से लेकर शास्त्री, इंदिरा गांधी और यहाँ तक कि अगर हम लोग मोदी जी तक आएंगे तो फॉरेन के साथ में हमने रिलेशंस कैसे बनाए, ये सब चीज़ें आप पोस्ट इंडिपेंडेंस में पढ़ोगे, ठीक है। और वो फॉरेन के रिलेशंस जो है वही इंटरनेशनल रिलेशंस है हमारे, है ना, उसी को बोलते हैं अंतरराष्ट्रीय संबंध हमारे क्या क्या, तो वही पूरा का पूरा प्रोसीजर आपको इसके अंदर पढ़ना है, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं बिना डिले के इन सारी चीज़ों को। देखिए बेसिकली आज जो हम लोग पोस्ट इंडिपेंडेंस का टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, इस पोस्ट इंडिपेंडेंस के अंदर कुछ टॉपिक्स आते हैं, ऐसे ही बता देता हूँ आपको, बाकी जिससे आगे पढ़ते रहेंगे आप याद रखते रहोगे। पहली चीज़ तो हम लोग राष्ट्र के निर्माण की बात करेंगे, उसकी प्रक्रिया की बात करेंगे और उसके सामने क्या चुनौतियाँ आई हैं उनकी बात करेंगे। अब इसमें क्या क्या चुनौती है, किस तरीके से प्रोसीजर चला, उस प्रोसीजर के अंदर पार्टीशन ऑफ इंडिया है ना, पार्टीशन किस तरीके से हुआ, पार्टीशन के बाद में हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से बाउंड्रीज का क्रिएशन हुआ था, कि रेडक्लिफ लाइन खींची, किस तरीके से रेडक्लिफ ने पाकिस्तान को अलग किया और भारत को अलग किया, वो प्रोसीजर क्या था। और उस प्रोसीजर को करते दौरान माइग्रेशन जो हुआ था, माइग्रेशन जो इधर से उधर लोग गए, बॉर्डर्स को जिन्होंने पार किया, उनके सामने क्या चुनौतियां सामने आई होंगी, किस तरीके से उन्होंने उसको फेस किया होगा, वो सब चीज़ें इसके अंदर पढ़नी है। साथ ही साथ में आपको ये भी पढ़ना है कि किस तरीके से हमने ट्राइब्स को इंडिया के अंदर इन्वॉल्व किया। ट्राइब्स वही हैं जिनके ट्राइबल मूवमेंट्स हम पढ़ चुके, जो जंगलों में अपने आप को एकदम अलग सेपरेट रखा करती थी। नेहरू ने कौन सी पॉलिसी अपनाई जिसकी वजह से ट्राइब्स हमारी इंडिया का एक अभिन्न अंग बन के हमारे नेशंस के बिल्डिंग में साथ में सहयोग कर रहे हैं, कैसे ये पॉसिबल हो पाया, उसका भी तरीका हमें जानना है, वो सब चीज़ें भी देखनी है। साथ ही साथ में ये भी देखना है बहुत सारी ऐसी स्टेट्स थी हमारी, जो राज्य ऐसे थे जो भारत में नहीं जुड़ना चाहते थे। प्रिंसली स्टेट्स बेसिकली जिनको हम बोलते हैं, वो ऐसे स्टेट्स थे जिनको फ्री कर दिया गया था। हमने बोला था ना 2 पार्ट में भारत बटा था, एक पार्ट में ब्रिटेन इंडिया रूल करता था पूरा का पूरा, 60% भारत ब्रिटेन इंडिया रूल कर रहा था, वो तो डायरेक्टली जैसे आजाद किया डायरेक्ट भारत के कंट्रोल में आ गया। लेकिन 40% और भी तो इंडिया है जो प्रिंसली स्टेट्स का था, राजशाही घराने, नवाब, निजाम या रजवाड़े, ये जितने भी लोग थे ये सब 40% इंडिया का हिस्सा है। और अब इनको भारत में कैसे मिलाया जाए, इनके लिए माउंटबेटन ने एक बात बोली थी। माउंटबेटन ने बोला था कि 565 प्रिंसली स्टेट्स हैं भारत में, कितने 565 बहुत होते हैं, ठीक है। और 565 प्रिंसली स्टेट 40% भारत का हिस्सा है, इनको हम आज़ाद कर देते हैं। आज़ाद का मतलब इनको फ्री परमिशन है, ये चाहे भारत में जुड़े चाहे पाकिस्तान में रहे, आपको हम फ्री कर देते हैं, आपका जहां मन हो वहां रह सकते हो। अब जो इनसे साइन करवा लेता उस समय ये उसकी तरफ चले जाते, अगर जिन्ना इन्हें मना लेता तो 565 के 565 जा सकते थे पाकिस्तान में, अगर इनको नेहरू मना लेते या सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मना लिया तो सारे 565 हमारी तरफ से ले, ठीक है। तो इसके पीछे भी ऐसा नहीं है कि बहुत आसान था ये सब चीजें, कुछ आसान नहीं थी, इसके अंदर बहुत सारे संघर्ष हैं इसके अंदर। तो वो राज्य कैसे हमारे राज्यों का हिस्सा बने या हमारे नेशन का हिस्सा बने, उसकी भी कुछ चुनौतियां हमें सामने से पढ़नी है। उसके बाद एक बहुत बड़ा मुद्दा भारत में क्रिएट हो गया था, वो हो गया था भाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज का। भाषा होगी क्या इस देश की, ये देश चलेगा कौन सी भाषा पे। जैसे जब तक मुगल थे फारसी चला करती, पूरे भारत के अंदर फारसी चला करती थी, फारसी। उससे पहले एंशिएंट इतिहास के अंदर चले जाए तो संस्कृत भाषा को वैल्यू दी जाती थी, है ना। लेकिन अब भारत डेमोक्रेटिक हो गया, अब डेमोक्रेटिक भारत के अंदर कौन सी भाषा का वर्चस्व होगा। तो 200 साल के अंग्रेजों के इतिहास ने इंग्लिश को इतना ज्यादा मान्यता दिलवा दी थी भारत में कि हर व्यक्ति को जॉब परस्यू करने से लेकर अपनी डिबेट्स तक में पार्लियामेंट के अंदर भी उस भाषा को प्रयोग करना पड़ता था, अंग्रेजी भाषा का। तो यहाँ पे 2 लैंग्वेजेस को रखा गया, ठीक है, एक हिंदी को बनाया गया और एक इंग्लिश को बनाया गया, और दोनों भाषाओं को साथ में लेकर चला गया। लेकिन इस पे भी बहुत बड़ा बवाल क्रिएट हुआ था कि अंग्रेजी भाषा के खिलाफ में भी लोग हैं और हिंदी भाषा के खिलाफ में भी लोग हैं।
दोनों तरफ खिलाफत हो रही है और कौन सी भाषा चुनी जाएगी देश के लिए, इस पे बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क क्रिएट हो गया। ठीक है, तो ये सारी की सारी समस्याएं हैं जो हमें पढ़नी है। बेसिकली हमें ये भी पढ़ना है कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे या भाषाई आधार पर राज्यों के बंटवारे कैसे हो, किस तरीके से भाषा के आधार पर राज्य अपने आप को स्वतंत्र करने चलेगा, है ना। तो इन राज्यों ने अपने आप को भाषा के आधार पर कैसे कैसे अलग कर लिया। पंजाब कैसे एक अलग राज्य बन गया अपनी भाषा के आधार पर, पंजाबी, ठीक है, वो लैंग्वेज के आधार पर किस तरीके से अलग हो गया, है ना। तो ऐसे कई सारे राज्यों का पुनर्गठन पढ़ेंगे हम लोग, जिन्होंने समय समय पर बदलाव किए। नेहरू की पॉलिसी पढ़ेंगे। नेहरू की पॉलिसी जैसे गुट निरपेक्ष वाला जो सिद्धांत पूरा का पूरा आप लोग जानते हो, नॉन अलाइन मूवमेंट, किसी भी पक्ष में नहीं जाना, ना यूएसए को समर्थन करना, ना रशिया को समर्थन करना। हम कैसे रहेंगे, हम एकदम पूरी तरीके से किसी भी पार्टी के साथ में अपना पक्ष नहीं देंगे। इस तरीके के कैसे गांधी जी के दौरान उस समय में गांधी जी हमेशा इस बात को बोला करते थे कि जब भी किसी भी स्थिति में किसी देश के समर्थन की बात आ जाए तो वहां पे न्यूट्रल हो जाना। तो उनकी आइडियोलॉजी को किस तरीके से नेहरू ने फॉलो करके भारत के अंदर एस्टैब्लिश किया, वो चर्चा भी हम लोग के सामने यहाँ पे आएगी। ठीक है, इसके बाद 5 ईयर प्लान आएंगे बहुत सारे, जो 5 ईयर प्लान भारत के अंदर शुरू हुए और अभी रिसेंटली नीति आयोग के द्वारा उसको समाप्त कर दिया गया। ठीक है, और 5 ईयर प्लान से हमने विजन बढ़ा के अपना 15 साल के प्लान के ऊपर कर दिया। ठीक है, तो ये 5 ईयर प्लान्स के बारे में भी डिस्कशन है, वो भी चीजें हम लोगों को देखनी है और साथ ही साथ में इन सब सारी चीजों का हमें एक कंक्लूजन निकाल के ये समझना है कि भारत की स्थिति जो 1947 में थी और आज के समय में जो 2024 में है, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं और क्या कॉमन चीजें हैं। ठीक है, तो एक ओवरऑल जब हम पूरा का पूरा पोस्ट इंडिपेंडेंस पढ़ लेंगे तो एक कंपैरिजन करेंगे, ये उस कंपैरिजन में उस समय का भारत और आज का भारत किस तरीके से एक जैसा है और किस तरीके से अलग है। ठीक है, तो इन सारी चीजों की चर्चा करेंगे। फिलहाल पोस्ट इंडिपेंडेंस को स्टार्ट करते हैं और पोस्ट इंडिपेंडेंस में जो सबसे पहली चीज है वो है राष्ट्र निर्माण की चुनौती। ठीक है, इन चुनौतियों के अंतर्गत हम लोग कुछ चीजों के ऊपर, जैसे मैंने यहाँ पे बताया आपको, इन तमाम चीजों के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। जो आज का क्लास है वो हाईलाइटेड टॉपिक्स का है, जैसे स्वतंत्र भारत में चुनौतियां क्या क्या रही थी, विभाजन और उसका परिणाम क्या रहा, रियासतों का एकीकरण, प्रिंसिपली स्टेट्स की जो बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, ये कल मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, विरासत, औपनिवेशन और राष्ट्रीय आंदोलन। इसके अंदर वही औद्योगिकरण आ जाएगा, किसानों की समस्याएं आ जाएंगी, ये सब आप लोग पढ़ चुके हैं। शास्त्रीय भाषा का मुद्दा, भाषा कौन सी चुनी जाएगी उसका मुद्दा, उसके ऊपर चर्चा करनी है। ठीक है, भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कैसे हो गया, उन राज्यों का पुनर्गठन के ऊपर बात करनी है। ठीक है, अल्पसंख्यक भाषा और उनसे संबंधित मुद्दे, अल्पसंख्यक भाषा कौन सी रहेगी भारत के अंदर, क्या वो रहेगी भी या नहीं रहेगी, उस तरीके की बातों के ऊपर यहाँ पर डिस्कशन है थोड़ा। और जनजातियों का एकीकरण, अगर जनजातियां हमारे देश से अलग हो जाती या अपना समुदाय अलग कर देती तो भारत को इसका बहुत बड़ा एक नुकसान उठाना पड़ता, वो देखेंगे क्या समस्या क्रिएट हुई थी। ठीक है, और उसके बाद हिंदू कोड बिल। ठीक है, हिंदू कोड बिल बेसिकली B.R. अम्बेडकर ने 1948 में सामने रखा था, लेकिन 1956 तक ये फाइनली जाके पारित हो पाया। समय लगा इसको पारित होने में क्योंकि इसके ऊपर भी बहुत सारे कंफ्यूजन और क्वेश्चन मार्क्स लगते थे। ठीक है, तो इन सब की चर्चा करनी है, लेकिन इन सब की चर्चा से पहले हम लोग के सामने कुछ विषय हैं जिनके ऊपर बात कर लेना जरूरी है। जैसा पहला ही टॉपिक हमारा क्या बता रहा है, स्वतंत्र भारत में चुनौतियां क्या थी। ठीक है, चुनौतियों की बात करेंगे तो 1947 है, नया भारत इस समय इंडिपेंडेंट तो हुआ है, भारत आज़ाद तो हुआ है, लेकिन आज़ादी के साथ साथ में भारत की तरफ अगर एक तरफ देखें, एक इसका जो वे दिखा रहा है वो ये दिखा रहा है भारत आज़ाद हो गया, सब लोग खुश हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, लेकिन साथ ही साथ में यहाँ पे पार्टीशन भी तो है। ठीक है, इंडिपेंडेंस और पार्टीशन दोनों साथ में हुआ, तो पार्टीशन समस्या है, इंडिपेंडेंस हमारे लिए एक क्या है, अचीवमेंट है। ठीक है, तो अचीवमेंट और प्रॉब्लम दोनों साथ में क्रिएट हुई, प्लस यहाँ पे एक बहुत बड़ी और घटना हो गई थी, गांधी जी का असैसिनेशन। ठीक है, 30 जनवरी 1948 गांधी जी का असैसिनेशन हो गया, गॉडसे ने गांधी जी की हत्या कर दी, जिसके बाद में भारत की तरफ अगर एक तरफ देखा जाए, एक साइड में तो बहुत बड़े यहाँ पर अचीवमेंट और चैलेंजेस दोनों दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और एक तरफ दूसरी साइड में बात करें तो 1947 के बाद में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी तो बन रहा है, ये भी तो बन रहा है। सेकंड साइड अगर हम लोग देखें, एक तरफ कॉन्स्टिट्यूशन भी बन रहा है और एक तरफ इतनी सारी समस्याएं भी हैं। अब इस कॉन्स्टिट्यूशन को इन सारी चीजों से डील कैसे किया जाए। ठीक है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जो बनना था उसके अंदर एक तत्व बहुत ज्यादा बार बार फोकस किया जा रहा था, सेक्युलरिज्म के ऊपर। ठीक है, सेक्युलरिज्म शब्द को तो नहीं जोड़ा जा रहा था, लेकिन इस बात के ऊपर तो फोकस किया ही जा रहा था कि यहाँ पर एक ऐसा नेशन है जिस नेशन के अंदर हिंदू पक्ष, मुस्लिम पक्ष, सिख, ईसाई, सभी धर्म और सभी जाति के लोग समानता के साथ में रहेंगे। इस बात को बार बार रखा जा रहा था। ठीक है, अब चैलेंज ये था कि कॉन्स्टिट्यूशन
बनाते समय हमें यहाँ पर इंटीग्रिटी का बहुत ज्यादा ध्यान रखना था, मतलब उस चीज का ध्यान रखना था कि किस तरीके से सभी लोगों को उनके अधिकार दिलाया जाए, उस राइट्स को या अधिकारों को उन तक पहुंचाया जाए। ठीक है, उनकी समानता की भी बात करनी थी, उनकी इक्वलिटी की बात करनी, और सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि हमें इस नेशन को डेमोक्रेटिक नेशन भी बनाना था। कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे तत्व भी जरूरी थे कि नेशन को, कॉन्स्टिट्यूशन को हमारे डेमोक्रेसी के भी उसके अंदर प्रॉपर तरीके से एलिमेंट्स दिखाई, है ना। तो कॉन्स्टिट्यूशन के सामने एक तरफ बहुत बड़ी चुनौतियां हैं, दूसरी तरफ देखें तो हम लोग एक तरफ देख रहे हैं कि ये भी चुनौतियां भारत के सामने हैं। इन सारी चुनौतियों के बावजूद भारत ने अपना संविधान बना ही लिया। ठीक है, ऐसा तो हुआ ना, हमने अपना संविधान बना ही लिया। कितना समय लगा संविधान बनने? 2 साल 11 महीने 18, ठीक है, 18 डेज। ठीक है, तो ये टोटल समय लगा था जिस समय काल में पूरा संविधान बन गया। तो इस संविधान के बनने के बाद में ये तो हम कह सकते हैं कि उस समय के जो हमारा लीडर्स थे या जिनके भी हाथों में उस समय देश था, वो सुरक्षित हाथों में, कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि सुरक्षित हाथों में कहने का मतलब ये हो गया, इतने मुद्दे, पार्टीशन एक इतना बड़ा मुद्दा है जिसके अंदर पूरे देश के अंदर मुस्लिम्स या हिंदूज के बीच में आपसी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, बहुत बड़े बवाल दंगे सब चल रहे हैं। उसके बावजूद देश के अंदर सेक्युलरिज्म, इंटीग्रिटी, इक्वलिटी या डेमोक्रेसी के तत्वों को डालते हुए उन्होंने 2 साल 11 महीने 18 दिन में एक संविधान क्रिएट कर लिया। तो लीडर्स के जो हैं उस समय के, उनके हाथों में अगर देश है तो एक अच्छे हाथों में देश माना जाता है अगर ओवरऑल कंक्लूजन निकाले। अगर नहीं होता, थोड़ा बहुत भी डिवीजन उस समय अगर ऐसा होता या कहीं गलत हाथों में देश होता, तो शायद ये संविधान उस तरीके के नहीं बन पाता जो संविधान आज के समय में हम लोग देखते हैं। और मेरे ख्याल से आप लोग पूरे संविधान को उठा के एक पॉइंट पढ़ लेना, कहीं पे आपको किसी भी तरीके का कोई दोष दिखाई नहीं देता। ऐसा संविधान पूरी दुनिया के किसी नेशन का नहीं है जैसा संविधान हमारा, है ना। तो संविधान के अंदर इतनी प्योरिटी लाने के पीछे और इतने बड़े बड़े लीडर्स जो लगे हुए थे, उन्होंने जो चैलेंजेस को फेस किया है, बेसिकली आज उन्हीं चैलेंजेस के बारे में हमें चर्चा करनी। ठीक है, अब देखिए, इंडिपेंडेंस तो मिल गई, इंडिपेंडेंस के बाद में हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन भी ड्रॉ कर लिया। कॉन्स्टिट्यूशन ड्रॉ करने के साथ ही साथ में हमें एक प्रॉब्लम यहाँ देखनी पड़ रही है, पार्टीशन। ठीक है, विभाजन और उसका परिणाम क्या हुआ। 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ, विभाजन किस आधार पर हुआ, उस आधार को समझना जरूरी है, क्योंकि हमने पिछले क्लास में पाकिस्तान और भारत इतना ही विभाजन पढ़ा, है ना। अब आज थोड़ा सा इसको डिटेल में देखेंगे कि विभाजन किन आधार पर हुआ और कौन से आधार को मुख्य माना गया था कि विभाजन किस आधार पर हो सकता है। ठीक है, तो देखिए, ठीक है, ये है भारत विभाजन से पहले और बाद दोनों की दशा दिखा रहा है यहाँ पर। ठीक है, अगर इसके अंदर अगर हम लोग देखने की कोशिश करें थोड़ा सा, तो हमें यहाँ से एक बात पता चल रही है कि भारत का विभाजन 2 वर्गों में हुआ था। एक तो इधर का पूरा इलाका ये चला गया, और एक अगर हम लोग देखें तो ये वाला इलाका हमारे पास से चला गया। 2 पार्ट में विभाजन भारत का हुआ था, जिसमें एक पार्ट को बोला गया था वेस्टर्न पाकिस्तान और एक पार्ट को क्या बोला गया था, ईस्टर्न पाकिस्तान। ठीक है, मतलब पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान 2 तरीके से भारत का बंटवारा कर दिया गया। ठीक है, अब ये बंटवारा कुछ बड़ा अजीब सा दिखाई देता है अगर इसको देखा जाए तो। इसमें एक कोशिश की गई पाकिस्तान के द्वारा कि भारत को सैंडविच बना दिया, है ना। हम दोनों तरफ से भारत को घेरेंगे और एक समय ऐसा आएगा भारत पे कब्जा कर लेंगे और भारत पे कब्जा करके सब पाकिस्तान बना लेंगे, है ना। हुआ क्या, 1971 में उल्टा हो गया, है ना। उल्टा पाकिस्तान को ही अपनी बाउंड्रीज होनी पड़ गई 1971 में, जिसने बांग्लादेश नाम का एक प्रॉपर नेशन बना दिया। ठीक है, तो क्या दोनों देश एक समय में अलग अलग हुए थे, उसके बाद में भी बहुत बड़े चैलेंजेस इनके सामने हैं। इन चैलेंजेस को शुरुआत अगर की जाए वेस्टर्न पाकिस्तान, ईस्टर्न पाकिस्तान, तो ये सब हुआ कैसे, आपको बहुत अच्छे से पता है। रेडक्लिफ के बारे में जानते हैं आप लोग, रेडक्लिफ के बारे में। रेडक्लिफ कमीशन बना भारत के अंदर, ठीक है, और इस कमीशन ने जब भारत के अंदर काम करना शुरू किया तो इसको मात्र 6 हफ्ते मिले। कितने? 6 हफ्ते। 6 हफ्ते मिले इसको सिर्फ और सिर्फ बाउंड्रीज डिसाइड करने के लिए। आपको 6 हफ्ते दिए जाते हैं बाउंड्रीज का विभाजन करके भारत और पाकिस्तान को बांट दो। ठीक है, रेडक्लिफ जब यहाँ पे आए, ये इसके अध्यक्ष थे और इन्होंने 6 हफ्ते के अंदर भारत पाकिस्तान की बाउंड्रीज को बांट दिया। ठीक है, अब आप कुछ सोचो, 6 हफ्ते बहुत कम समय है 2 देशों का विभाजन करने के लिए, उनकी बाउंड्रीज का निर्धारण करने के लिए, वो भी एक ऐसे व्यक्ति के हाथों में दिया जा रहा है जो व्यक्ति ना तो भारत के कल्चर के बारे में कुछ जानता है,
ना भारत के रिलीजन के बारे में कुछ जानता है, ना भारत के पास्ट के बारे में कुछ जानता है, और ना ही उसे इससे मतलब है कि इंडिया पाकिस्तान में रिलीजन किस बेसिस पे है, मेजॉरिटी क्या है या माइनॉरिटी क्या है, या किस तरीके का भारत का इतिहास रहा। इन सारी चीजों को जो व्यक्ति नहीं जानता है उस व्यक्ति को यहाँ बुलाया गया, रेडक्लिफ को, उसको 6 हफ्ते का समय दिया गया, और इन सब चीजों से अनजान उस व्यक्ति ने क्या करा, भारत पाकिस्तान का बंटवारा कर दिया बाउंड्रीज के बेसिस पे। मैंने बोला ना अंग्रेज बहुत जल्दी में थे जब भारत को और पाकिस्तान को अलग करना चाह रहे थे उस समय। क्यों जल्दी में थे? क्योंकि उस समय में वो चाहते थे जल्द से जल्द हम भारत को आज़ाद करके निकले, क्योंकि इससे उनके ऊपर इकोनॉमिक लायबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है ना। तो वो इतनी जल्दी में थे, और ऊपर जितना उधर से आफत किया हुआ था, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, है ना। अब आप देखो इसने बंटवारा कैसे किया होगा। ये जितने भी राज्य आपको यहाँ पे दिखाई देते हैं, जो भी चीजें यहाँ पे दिखाई देते हैं, ये सारे के सारे मुस्लिम मेजोरिटी रहे होंगे, मुस्लिम मेजोरिटी रहे थे, ठीक है। अगर इसमें देखा जाए तो मुस्लिम मेजोरिटी के राज्य थे, जो रेडक्लिफ ने देखा बहुत आसानी से। एक मैप खड़ा कर दो आप सामने, और उसमें देखो कौन हिंदू मेजोरिटी और मुस्लिम मेजोरिटी, उसके हिसाब से बंटवारा कर दो। ये रेडक्लिफ का आइडिया था बंटवारा करने का, ठीक है। और इधर देखा उसने, अगर इधर साइड में देखा जाए तो यहाँ पे भी मुस्लिम मेजोरिटी बांग्लादेश के अंदर, तो उसने एक बांग्लादेश बना दिया मुस्लिम मेजोरिटी के आधार पर, ठीक है। ये जो उसने बंटवारा किया था वो सिर्फ मुस्लिम मेजोरिटी को ध्यान में रखते हुए बंटवारा कर दिया। हालांकि बंटवारा ऐसा होना ही नहीं था। बंटवारे का जो जल्दबाजी की गई, जिस तरीके से बंटवारे को किया गया, बंटवारे का तो रियल ऑब्जेक्टिव ये था कि जो लोग पाकिस्तान राष्ट्र में जाना चाहते हैं वो पाकिस्तान राष्ट्र में जा सकते हैं। जरूरी नहीं है वो मुस्लिम ही हो सकता है कुछ हिंदू भी, कुछ सिख भी, या कुछ क्रिश्चियन भी वहां जाना चाहते हैं, ठीक है। उनको भी ध्यान में रखते हुए इस बंटवारे को किया जाना था। जैसे अगर मुस्लिम मेजोरिटी को ध्यान में रखते हुए आपने ये बंटवारा कर दिया, तो अगर हम बलूचिस्तान की बात करें तो बलूचिस्तान में क्या 100 के 100 मुस्लिम रहते हैं? ऐसा तो नहीं होगा ना। यहाँ पे कुछ हिंदू कुछ सिख भी तो रहते हैं, वो लोग भी तो यहाँ पर रह रहे हैं। तो अगर आप मुस्लिम मेजोरिटी के बेसिस पे यहाँ का बंटवारा इसको पाकिस्तान में दे देते हो, तो यहाँ रहने वाली हिंदू जनता का क्या होगा? वो तो पाकिस्तान में नहीं रहना चाहती, वो तो भारत में आना चाहती है। तब क्या होगा? एक प्रॉब्लम सामने क्रिएट हुई। सेम यहाँ पे वो बांग्लादेश के अंदर, यहाँ पे भी कुछ हिंदूज रहते हैं, वो भारत के अंदर आना चाहते हैं, तो वो कैसे भारत के अंदर आएंगे, उसको लेकर भी प्रॉब्लम क्रिएट हुई। एक यहाँ पे एक और जगह है हैदराबाद। ये तो प्रिंसली स्टेट था, लेकिन फिर भी हैदराबाद के ऊपर जिन्ना की लगातार नजर थी, क्योंकि हैदराबाद भी एक मुस्लिम प्रोमिनेंट इलाका था, ठीक है। और वो चाहता था कि ये भी भारत के अंदर मिले, लेकिन इसको ये कहते हुए टाल दिया गया कि भाई ये तो प्रिंसली स्टेट है, और प्रिंसली स्टेट को आज़ादी है, वो जिधर चाहेंगे उधर जुड़ जाएंगे जाके। और कश्मीर की अगर बात की जाए, कश्मीर के ऊपर भी नजर थी, लेकिन ये भी क्या था? प्रिंसली स्टेट था। कश्मीर भी क्या था? एक प्रिंसली स्टेट था। तो कश्मीर भी उस समय में क्यों बचा? क्योंकि प्रिंसली स्टेट था, वरना रेडक्लिफ के अनुसार तो ऐसे करके पूरा का पूरा ये पाकिस्तान बन गया होता, ठीक है। अगर ये राजशाही घराना ना होता या प्रिंसली स्टेट ना होता, तो शायद हैदराबाद भी और कौन कश्मीर भी ये किसको दे देते? पाकिस्तान को दे देता। पाकिस्तान किस तरीके का होता आप खुद सोचो। एक पाकिस्तान ये है, एक पाकिस्तान ये है, एक पाकिस्तान है ना। कितना अजीबोगरीब पाकिस्तान होता है ना, और बड़ा अजीब। तो इन्हें बुलाया गया मनबुद्धि आदमी को, जिन्होंने क्या करा, आगे पाकिस्तान या भारत के बंटवारे को करने के लिए बिना किसी विचार के, बिना कुछ सोचे समझे 6 हफ्ते के समय में पूरे भारत पाकिस्तान का बंटवारा कर दिया। भारत पाकिस्तान का बंटवारा, पार्टीशन इतना मिसमैनेज था, इतना मिसमैनेज था, जिसका कैलकुलेशन आज के समय में भी अगर किया जाता है तो हमेशा एक क्वेश्चन मार्क लगता है कि ऐसा बंटवारा किया ही क्यों था। इसके ऊपर हमेशा एक क्वेश्चन मार्क लगता है कि अगर आपको पाकिस्तान बनाना ही था तो एक तरफ की जगह दे देते पाकिस्तान को, बाकी सारी साइड छोड़ देते पाकिस्तान हिंदुस्तान के लिए। तो अगर आप एक साइड की जगह दे देते तो पार्टीशन के बाद में माइग्रेशन तो फिर भी हुआ ना। माइग्रेशन से बचने के लिए शायद ये सब करने की कोशिश कर रहे थे ये लोग, लेकिन माइग्रेशन क्या हुआ? नहीं, माइग्रेशन तो फिर भी हुआ। माइग्रेशन अगर हम देखें तो क्या बच गए? इससे नहीं बचे, माइग्रेशन फिर भी हुआ। जैसे मैंने एग्जांपल दिया बलूचिस्तान में। अब बलूचिस्तान में कुछ हिंदूज रहते हैं, वो नहीं रहना चाहते पाकिस्तान के अंदर, तो वो क्या करेंगे? माइग्रेट करके इंडिया के अंदर चले जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही अगर ऊपर की बात करें NWFP, यहाँ पे एक जगह है NWF, जिसको बेसिकली ये बोला जाता है। तो ये जो NWFP का इलाका, इस इलाके के अंदर जो मुस्लिम मेजोरिटी थी वो भारत का पार्ट बनना चाहती थी, वो नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान में हम जाए, तो वहाँ के मुस्लिम भारत में आना चाहते थे।
तो वहाँ के मुस्लिम भी तो भारत में आए, उन्होंने भी तो माइग्रेशन किया, वो लोग भी तो यहाँ पे आए। तो ये माइग्रेशन को तो नहीं रोक पाया। अगर माइग्रेशन के लिए करते हैं फिर कभी सोचा जा सकता था कि हाँ चलो ठीक कर लो, लेकिन पार्टीशन जो किया गया वो बिना सोचे समझे जल्दबाजी के अंदर लिया गया डिसीजन था, जिसने भारत पाकिस्तान के अनुचित तरीके से बंटवारे को यहाँ पर किया। ठीक है, अब ये अनुचित तरीके का बंटवारा देखिए समस्याएं क्या क्या खड़ी करेगा। पहली समस्या तो यही माइग्रेशन था। यहाँ पर ये बात क्लियर हो गई थी कि भारत और पाकिस्तान की बाउंड्रीज क्या क्या है। जैसे ये बांग्लादेश का बाउंड्री थी, और इधर अगर बात की जाए तो ये कश्मीर को छोड़ दिया जाए तो लगभग ये पूरा का पूरा इलाका किसका था, पाकिस्तान का था। अब यहाँ पे रहने वाले जो और सदस्य थे, जैसे मान लिया जाए कि हिंदू कम्युनिटी के, सिख कम्युनिटी के, या फिर क्रिश्चियन कम्युनिटी के, या फिर कुछ मुस्लिम कम्युनिटी के भी, वो सारे लोग पाकिस्तान से ट्रांसफर होकर भारत के अंदर आना शुरू हो गए। ठीक है, सारे लोग यहाँ से यहाँ ट्रांसफर आना शुरू हो गए। ये माइग्रेशन अलाउ किया गया था, उस समय लोगों के ऊपर छोड़ा गया था कि आप लोगों को परमिशन है, इस समय आदेश दिया गया था कि जिसको जहाँ रहना है, जो पाकिस्तान का पार्ट बनना चाहता है आ जाए, जो हिंदुस्तान जाना चाहता है हिंदुस्तान चला जाए। इस तरीके का एक ओपन न्योता दिया गया था, जिसको जहाँ रहना वो वहाँ रह सकता है। ठीक है, जब ये माइग्रेशन हुआ तो इस माइग्रेशन के दौरान लगभग माना जाता है कि 5 लाख से लेकर ये संख्या 50 लाख तक बहुत वेरी करती है, और अभी तक डेटा क्लियर नहीं कि इतने लोगों की तो हत्याएं हुई। कितने? अप्रॉक्स 5 लाख से 50 लाख तक। एवरेज भी अगर हम लोग निकालें तो 20 लाख तक का एवरेज माना जाता है कि लोग बॉर्डर क्रॉस करते हुए मर गए थे या मारे गए थे इस माइग्रेशन के दौरान। ठीक है, क्यों मारे गए, कारण क्या था मारे जाने का? वो कारण ये था कि राजनीतिक तौर पर जिन नेताओं ने बंटवारे किए थे वो तो बंटवारा करके हट गए, जिन्ना बंटवारा करके हट गए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इम्पैक्ट किसके ऊपर पड़ा, वहाँ के लोगों के ऊपर पड़ा। अब आप खुद सोचो, अगर आप एक घर के अंदर निवास करते हो, उस घर को अगर आपको छोड़ के जाना पड़े और आपको तुरंत आदेश दिया जाए कि आपके पास 24 घंटे हैं घर छोड़ के भागो, ठीक है, तो आपको क्या उस समय फील होगा? वो फीलिंग ही इस समय में यहाँ पर एक दूसरे के खिलाफ दिखाई देती है। ठीक है, यहाँ पर जैसे ही बॉर्डर क्रॉस हो रहे थे, इन बॉर्डर्स को जैसे ही क्रॉस किया जा रहा था, तो यहाँ से जो भी मुस्लिम्स यहाँ से पाकिस्तान जा रहे थे, या फिर वहाँ से जो हिंदू यहाँ पे इंडिया के अंदर आ रहे थे, उनमें आपसी क्लैश हो गए। और वो क्लैश इस हद तक हुए कि लोगों ने वहाँ पर बॉर्डर क्रॉस करते हुए एक दूसरों को पत्थरों से कूट के मार डाला था। ठीक है, तो ये हालत इस समय में हुई थी, और उसमें पूरे के पूरे बॉर्डर क्रॉसिंग में माना गया अप्रोक्स कम से कम एवरेज देखें तो 20 लाख का डेटा है जिन लोगों की हत्याएं हो गई थी, जिन्होंने अपनी जान इस समय में खो दी। ये 14 अगस्त इसीलिए मनाया जाता है। ठीक है, 14 अगस्त इसीलिए विभाजन विभीषिका दिवस के तौर पर, क्योंकि इन लोगों की जो हत्याएं हुई थी, इन हत्याओं को ध्यान में रखा जाता है कि विभाजन ने इतनी बड़ी विभीषिका देश के लिए क्रिएट की, है ना, तो इसलिए हम इसको मनाते हैं। तो बेसिकली ये जब विभाजन हुआ, इस विभाजन ने जब बाउंड्रीज को इधर से उधर क्रिएट किया, रेड क्लिफ लाइन क्रिएट हो गई यहाँ पर, और रेड क्लिफ लाइन ने भारत पाकिस्तान का बंटवारा कर दिया। भारत पाकिस्तान के बंटवारे के बाद में जैसे ही रेड क्लिफ लाइन क्रिएट हुई, जैसे ही लोगों ने इधर से उधर ट्रांसफर करना शुरू किया, कई सारी हत्याएं हुई। हत्याएं होने के बाद में माइग्रेशन का जो प्रोसेस था, उस माइग्रेशन के प्रोसेस के बाद अभी तो और बड़ी समस्याएं भारत के अंदर आना शुरू होंगी। अब आप देखो जरा, यहाँ पाकिस्तान से जो लोग भारत के अंदर आ रहे हैं, उनका घर कहाँ है? कहाँ है उनका घर? तो पाकिस्तान में, भारत में कहाँ है ना? तो वो लोग कहाँ जाएंगे? किस तरीके से अपने आप को स्थापित करेंगे? भारत में कहाँ जाके रहेंगे? उनको तो अभी ये भी समस्या तो फेस करनी है। तो वो समस्या फेस उन्होंने कैसे करी कि माइग्रेशन करके जब ये लोग यहाँ से इस तरीके से आए और इस तरीके से भारत के अंदर इन्होंने एंटर करना शुरू किया, तो अब क्या हुआ, भारत के अंदर आने वाले लोग सारे के सारे भारत के अंदर भटक रहे हैं कि हम कहाँ पर रहें। और वो भटकने का दौर आप आज के समय में बहुत एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हो, कई सारी ट्राइब्स इधर से उधर देश से पलायन करती है ना। जैसे हम लोग देखते हैं रोहिंग्या का मसला जो है बहुत तगड़ा चलता है। जैसे बांग्लादेश से लगातार रोहिंग्या आते रहते हैं बंगाल के अंदर या भारत के अंदर घुसते रहते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। जैसे फिलिस्तीन के अंदर माइग्रेशन का दौर इस समय दिखाई देता है, यूक्रेन के अंदर दिखाई देता है। मतलब ये सारी वो ट्राइब्स हैं जो वॉर से, लड़ाई से या इंटरनल डिस्प्यूट से बचने के लिए अपना देश छोड़कर दूसरे देशों में शरण लेने चली जाती है। इनको कहते हैं माइग्रेटरी वर्ल्ड के लोग, है ना। अब ये माइग्रेटरी वर्ल्ड के लोगों को दूसरा कंट्री क्यों नेशनलिटी देने लगा, क्यों सिटीजनशिप देने लगा, ये भी तो एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अगर वो इनको सिक्योरिटी के बेसिस पे नेशनलिज्म या फिर सिटीजनशिप जैसे कॉन्सेप्ट को नहीं देगा, तो फिर एक बड़ा क्वेश्चन मार्क देश के ऊपर लगता है। जैसे भारत के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लगता है हमेशा, रोहिंग्या लगातार इतना परेशान है, भारत में उन्हें शरण क्यों नहीं देते।
तो भारत कहता है कि हमें अपनी इंटरनल सिक्योरिटी का मुद्दा है। रोहिंग्या में रहने वाले बहुत सारे लोग, हो सकता है ऐसे भी लोग हों जो असामाजिक तत्व हों, वो भारत के अंदर आगे किसी भी तरीके की गतिविधियां कर सकते हैं। हम तो नहीं जानते ना उन्हें, तो हम कैसे उन्हें शरण देते हैं भारत के अंदर। और ऐसा हर देश कहता है, हर देश को अपनी सिक्योरिटी की परवाह होती है, वो माइग्रेटरी लोगों को परमिशन नहीं देते। लेकिन यहाँ मुद्दा थोड़ा सा अलग है। यहाँ तो भारत और पाकिस्तान के बीच का आपसी समझौता है, जिसने ये डिसाइड किया था कि भारत के अंदर आने वाले लोगों को हम शरण दें। ठीक है, माइग्रेशन हो गया। माइग्रेशन के बाद में यहाँ पर अब मुद्दा उठा रिहैबिलिटेशन का। ठीक है, रिहैबिलिटेशन का मतलब होता है पुनर्वास। ठीक है, पुनर्वास मतलब अब उन लोगों का जो पाकिस्तान में पहले रहते थे, भारत के अंदर आके कैसे रहेंगे। तो क्या हुआ, जैसे ही लोगों ने भारत के अंदर आना शुरू किया, तो यहाँ पर एक व्यक्ति है जिनका नाम बहुत पॉपुलर है इस समय, सरदार त्रिलोक सिंह। ठीक है, नाम ध्यान रखिएगा, सरदार त्रिलोक सिंह। ठीक है, त्रिलोक सिंह करके भी जानते हैं, त्रिलोक सिंह करके भी जानते हैं। इन्होंने एक कमेटी बनाई उसमें, और ये कमेटी का नाम था रिहैबिलिटेशन कमेटी, जिस कमेटी ने ये निर्धारित करना शुरू किया कि पाकिस्तान से आने वाले लोगों को कहाँ कहाँ किस किस जगह पर हम जगह देने वाले हैं। ठीक है, तो इन्होंने सबसे पहले सजेस्ट किया कि डायरेक्ट जगह देना तो अभी सही नहीं है, पहले कैंप्स बना दो। ठीक है, क्या बना दिए जाए, कैंप्स। माइग्रेशन करके जो लोग आते हैं उनके लिए सबसे आसान तरीका क्या होता है, कैंप बना दो। क्योंकि कैंप बनाते समय आपको ऑफिशियल तौर पर किसी भी तरीके के कोई डेटा की एनालिसिस नहीं करते। लोग आए, कैंप में भर दिया, रह रहे हैं अपना, और हम अपना कानूनी काम करते रहते थे। तो लोगों को सबसे पहले कहाँ रखा गया था, कैंप्स में रखा गया था। जितने भी लोग पाकिस्तान से आए उनको कैंप्स में रखा गया, और इन कैंप्स को नाम दिया गया था कुरुक्षेत्र। ठीक है, क्या नाम दिया गया था, कुरुक्षेत्र। ये सारे कैंप्स का नाम क्या था, कुरुक्षेत्र। मतलब कुरुक्षेत्र के अंदर, उन कैंप के अंदर तमाम जो पाकिस्तान से माइग्रेट होकर भारत के अंदर लोग आए थे, उन्हें कैंप्स के अंदर रखा गया था। अब ये कैंप से जब थोड़ा समय गुजरा, सरदार त्रिलोक सिंह ने क्या करा, रिहैबिलिटेशन कमेटी मतलब लोगों को क्या करा, बुलाना शुरू करा। जितने भी लोग पाकिस्तान से आए थे, इकट्ठा नहीं बुला सकते थे सब, क्या करा, कुछ लोगों को ग्रुप्स में बुलाया, और सबसे बुला के पूछा, बताओ तुम्हारे पाकिस्तान में कितनी प्रॉपर्टी। ठीक है, अब कैसे पूछा गया कि बताओ पाकिस्तान में कितनी तुम्हारी लैंड थी, या कितनी जमीन तुम वहां पर छोड़ के आए। ये कुछ उस तरीके से दिखाई देता है जैसे आपने काका केरकर की कमेटी एक सुनी होगी, जिसने ओबीसी का निर्धारण किया था, है ना, पढ़ा होगा, पॉलिटी में सर ने पढ़ाया होगा कि ओबीसी जातियां कौन कौन सी हैं। तो उन्होंने बोला ये जातियां, पूछ के क्या करा, बता दिया गया कि चलो ये ओबीसी की जातियां, है ना, ऐसे SC ST के लिए बता दिया गया। तो पूछने के बेसिस पे सिर्फ और सिर्फ जातियों का निर्धारण कर दिया गया था। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, सरदार त्रिलोक सिंह ने जैसे ही रिहैबिलिटेशन का प्रोसेस शुरू किया, उन्होंने पाकिस्तान से लोगों को बुलाना शुरू किया जो लोग आके कैंप में रह रहे थे। उनसे बुला के पूछा कि तुम्हारी कितनी ज़मीन थी वहाँ पे। किसी ने 1 एकड़ बोला, किसी ने 2 एकड़ बोला, जो भी जिसने बोला उनको उसके हिसाब से ज़मीनें भारत में अलॉट करना शुरू कर दी गई। ठीक है, शुरुआत में तो ये प्रोसेस चला। अब लोगों ने आके अपनी ज़मीनें बढ़ा के बताना शुरू किया। ऑब्वियस सी बात है, जब आपको 10 मिल रहा है तो आप 20 की भी कोशिश करोगे कि हमें 20 में मिल जाए ना। मानव की लालच जो नीति है वो कभी खत्म नहीं होने वाली। 1 मिलेगा 2 की कोशिश करेगा, 2 मिलेगा 4 की कोशिश करेगा, है ना। तो उसने क्या करा, उस तरीके की जो लालसा उसके अंदर डेवलप हुई। अब ये बात काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गई सरदार त्रिलोक सिंह के लिए भी। उन्होंने क्या करा, अब पाकिस्तान से इस चीज़ को लेकर और पाकिस्तान ने भारत से इस चीज़ को लेकर एक एग्रीमेंट फिर किया कि अब हम जो रिहैबिलिटेशन करेंगे वो रिहैबिलिटेशन आपस में एक दूसरे के संपर्क से अब रिहैबिलिटेशन शुरू हुआ। जैसे अगर कोई व्यक्ति आपके पास आके ज़मीन मांगता है कि पाकिस्तान में मेरे पास 4 एकड़ ज़मीन थी, तो आप पहले हमसे संपर्क